हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे, इस चैप्टर को याद करें, इस चैप्टर को समझे बिना आप कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते। मेरी इस बात को याद रखना, ये चैप्टर कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहला बेस है। इस बेस के बिना कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर को बड़े कंसंट्रेशन से समझिएगा। अगर देखना पड़े तो एक दो बार रिवाइंड करके, रिवाइज करके इसे देखते रहें, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरी इस बात को बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझे। और जब भी याद रखिएगा, जब भी मैं न्यूमेरिकल्स के चैप्टर कराऊंगा, न्यूमेरिकल का चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं डाटा को एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना है। देखो क्या मतलब है, अगर आज मैंने ऑर्गेनाइजेशन डाटा को इकट्ठा कर लिया, तो उसे अच्छे तरीके से अगर अरेंज नहीं करा, सपोज करो मैं किसी स्कूल में पहुंच गया, और किसी स्कूल में पहुंचने के बाद मैं बच्चों की एवरेज हाइट को मेज़र करता जा रहा हूं, लेकिन मैं ये मेंशन करना भूल गया क्लास फर्स्ट की हाइट कौन सी थी, क्लास सेकंड की हाइट कौन सी थी, क्लास थर्ड की, तो अरेंज नहीं करा डाटा। और डाटा अरेंज नहीं किया, इसका मतलब समझ लो सारी की सारी मेहनत गई पानी में। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद हमें दूसरा काम क्या करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है फिगर्स का। इन्फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ अ मास ऑफ सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं एक जैसे नेचर का डाटा, एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स वाला डाटा को एक जगह रखना है, से क्लास फर्स्ट का डाटा एक जगह रखना है, क्लास सेकंड का डाटा एक जगह रखना है। इस तरीके से क्या होगा, मैं कंपेयर कर सकता हूं, मैं चीज़ों को बेहतर समझ सकता हूं। डाटा मिक्स हो गया तो मैं चीज़ों को समझ नहीं सकता। क्लियर मेरी बात। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन का मतलब एक ही है। आप ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन को बैक टू बैक और सिनोनिम्स आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर भी देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्लास को ले रहे हैं, तो ईच सच डिवीजन ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्लास। तो कहीं ना कहीं जब मैं डाटा को छोटी छोटी क्लासेस में, छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता हूं, तब मैं उसे कहता हूं क्लास। The process by which it is divided into different classes on the basis of their similarity or diversity is called classification. ओके मेरी बात। कहीं ना कहीं आपने अकाउंट्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी। मैं अकाउंट्स की वीडियो डालूंगा तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर करूंगा कि एक जैसे नेचर की चीज़ों को जब मैं एक अकाउंट में डाल देता हूं, तब वो आपका बन जाता है क्लासिफिकेशन। क्लियर मेरी बात। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन द ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, affinities, गिविंग एक्सप्रेशन टू द यूनिटी दैट में एग्जिस्ट अमंगस्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो कई सारे डाटा की भीड़ में जो डाटा एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, मैं वहीं पर जाकर उस डाटा को एक साथ रख देता हूं। क्लियर मेरी बात। तो डाटा इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, जैसे कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, रूरल गांव से कितने आए हैं, अर्बन शहर से कितने आए हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैं डिवाइड कर देता हूं। दैट इज क्लासिफिकेशन। डाटा आर ग्रुप एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सिमिलैरिटीज। और एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप में डाल देता हूँ। फीमेल्स को एक ग्रुप में डाल दिया, मेल्स को एक ग्रुप में डाल दिया। मैंने आपको पीछे बैट्समैन वाला एग्जांपल दिया था, तो बैट्समैन को एक ग्रुप में डाल दिया, बॉलर्स को एक ग्रुप में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे करेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का, तो हमारे पास कहीं ना कहीं मैं डाटा को सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं, डाटा को स्मॉल करने की कोशिश करता हूं, ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने डाटा को मेल और फीमेल में अलग अलग किया, तो मुझे फट से समझ में आ जाएगा कितनी मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं। उसके बाद यूटिलिटी की बात करें तो क्लासिफाइड डाटा हमेशा आपको बेटर इंफॉर्मेशन देता है एज कंपेयर टू कहीं ना कहीं अनक्लासिफाइड डाटा।
तो क्लासिफिकेशन एनहेंस द यूटिलिटी ऑफ डाटा, इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स डाटा। डाइवर्स का मतलब होता है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने जैसे एक क्लास के अंदर सारे बच्चे हैं तो वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हैं, तो वो डाइवर्स डाटा है। उसमें से मेल्स को अलग करा, फीमेल्स को अलग करा, गाँव वाले बच्चों को अलग करा, शहर वाले बच्चों को अलग करा। अब क्या हुआ, अब ये आपका बन गया यूटिलिटी। अब आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को दे सकते हो। डिस्टिंक्टिवनेस, क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टली। कहीं ना कहीं मैं हर तरह के डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी कर सकता हूँ, डाटा को बारीकी से स्टडी कर सकता हूँ, उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स को स्टडी कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ डाटा को। कंपेयर करने का मतलब मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, गांव से कितने आ रहे हैं, शहर से कितने आ रहे हैं, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं, साइंस में कितने बच्चे हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं साइंटिफिक अरेंजमेंट है। देखो कहीं ना कहीं हम जब ग्रुप बांट रहे हैं तो सोच समझकर साइंटिफिकली ग्रुप को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे उस डाटा का भरोसा और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अट्रैक्टिवनेस और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिवनेस का मतलब हुआ अब आपको जो फैक्ट्स और फिगर्स मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा कामयाब, और आपको ये कह सकते हो कि ज़्यादा नॉलेज देने वाले होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कहीं ना कहीं वो आपके डाटा को मोर इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छी क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं? वो कॉम्प्रीहेंसिव हो। Classification of raw data should be comprehensive, that each and every item of data get into some group. Comprehensive हो, कोई भी चीज लेफ्ट आउट नहीं हो जानी चाहिए। पूरी की पूरी सारी की सारे ग्रुप को, सारे बच्चों को हमने कवर किया। ऐसा नहीं है कि मैं गांव और शहर के बेसिस पर बच्चों को बांट रहा हूं और एक दो बच्चे रह गए, हो ही नहीं सकता ना, या तो वो गांव से या तो वो शहर से। तो नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल। कहीं ना कहीं सीधी सीधी भाषा में स्पष्ट होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी क्लासिफिकेशन अच्छे से हो पाएगी। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ आइटम इन एनी ग्रुप। अब आपको ये कंफ्यूजन ना हो आपकी माइंड में, अरे भाई इस बच्चे को कौन से ग्रुप में डालूं, कौन से ग्रुप में नहीं डालूं, ऐसी कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब एक जैसा डाटा एक ग्रुप में होना चाहिए। होमोजीनियस नेचर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डाटा आपका एक ग्रुप में होना चाहिए। सुटेबिलिटी की बात करें तो द कंपोजिशन ऑफ क्लास मस्ट सूट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। देखो फालतू के ग्रुप्स नहीं बनाने, बिना सोचे समझे ग्रुप बनाया जा रहा हूं। मुझे हाइट पता करनी है, मुझे हाइट पता करनी है, ठीक है, चलो मेल फीमेल का ग्रुप बनाया, समझ में आ रहा। अब गांव से, शहर से, पढ़े लिखे, अनपढ़, इन सब चीज़ों का क्या लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली सुटेबल जो क्लासिफिकेशन आपके पर्पस से, आपके ऑब्जेक्टिव से सूट करे, आपको डाटा सिर्फ उसी बेसिस पर क्लासीफाई करना है। ये नहीं कि फालतू की फर्दर क्लासीफाई हो जा रही है और मैं करे जा रहा हूँ, नहीं, ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाने। स्टेबिलिटी, डाटा में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। द बेस शुड नॉट बी चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, और कहीं ना कहीं बेस चेंज नहीं होना चाहिए। भाई मैंने एक स्कूल के अंदर मेल और फीमेल का ग्रुप बनाकर और उनकी एवरेज हाइट को स्टडी किया था। अब मैं दूसरे ग्रुप में जा रहा हूं, दूसरे स्कूल में जा रहा हूं, पता लग रहा है भाई मैंने वहां पर रूरल और अर्बन के बेसिस पर ग्रुप बना दिए। तो कहीं ना कहीं वो बेस सेम न होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए जब मैं स्टडी करता हूं बैक टू बैक लोगों के ऊपर। और इलास्टिक, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ जाएं तो मैं उस चेंजेस को कर पाऊं। तो क्लासिफिकेशन मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर स्टडी। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज आया है तो क्लासिफिकेशन में भी उसके हिसाब से चेंज आ सके, ये मुझे एंश्योर करना है। ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकता हूं, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई वो क्लासिफिकेशन के बेसिस समझाओ। तो सबसे पहले देखो नाम से ही पता लग रहा है, जियोग्राफी मतलब कहीं ना कहीं लोकेशन के बेसिस पर मैं लोगों को बांट रहा हूं। क्रोनोलॉजिकल बेसिकली होता है यहाँ पर टाइम के बेसिस पर मैं लोगों को बांट रहा हूँ।
क्वालिटेटिव होता है जब मैं उनके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बांट रहा हूँ, और जब मैं नंबर का आधार ले रहा हूँ लोगों को बांटने के लिए, तब वो आपका बन जाता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो देखें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल का दूसरा नाम सेप्टाइल भी है कहीं ना कहीं। तो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस। तो जब मैं क्लासिफाई कर रहा हूं भाई दिल्ली से कौन आया है, हरियाणा से कौन आया है, पंजाब से कौन आया है, गुजरात से कौन आया है, जब मैं इन सब चीज़ों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करता हूं, जब वो आपका बन जाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं टाइम के बेसिस पर 2018 में मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट, 19 में कितना प्रॉफिट कमाया, 2020 में कितना, 21 में कितना। तो ये जब मैं टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करता हूं उसे कहता हूं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव मेल फीमेल, अच्छा एजुकेटेड अनएजुकेटेड, रूरल आपका अर्बन, इस तरीके के जब कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता हूं, जब मैं क्वालिटीज को स्टडी करने की कोशिश करता हूं, तब वो आपका बन जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स। देखो एट्रीब्यूट वर्ड कहीं आगे भी यूज होने वाला है, एट्रीब्यूट आगे भी इस चैप्टर में जगह यूज होगा, कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए याद रखना एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो रिलीजन के बेस पर, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पर जब मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, तब वो आपका बन जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो जब सिंपल क्लासिफिकेशन, जब मैं किसी एक आधार पर पूरे के पूरे ग्रुप को बांट देता हूं, तब वो आपका बन जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। इट इज अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिकोटोमी। दिस इज बिकॉज ऑफ डाटा डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ द क्वालिटी। देखो एक ही है, मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनहेल्दी या अनएजुकेटेड। तो ये आपका बेसिकली डिकोटोमी, आप इसको कह सकते हो डिक्शनरी जैसा। ओके, तो कहीं ना कहीं जब मैं कुछ आपके पास जो डिकोटोमी या जो बेसिस दे रखे हैं उसी के बेसिस के ऊपर जब मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, तब वो आपका बन जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। ओके, अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन देखो, जब मैं डाटा को बाइफरकेट करता चला जाता हूं, पहले मैंने डाटा को क्लासिफाई किया, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, अब मैंने लिखा मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उसके बाद मैं और क्लासिफाई करा, भाई मेल के अंदर गांव से, रूरल से कितने आए हैं, अर्बन से कितने आए हैं, फीमेल के अंदर भाई रूरल गांव से कितनी लड़कियां आई हैं, शहर से कितनी लड़कियां आई हैं, आगे और ब्रांचेस निकालता चला गया। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, मैनीफोल्ड। तो जब देखो व्हेन द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डाटा ऑफ मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मैं एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहा हूं, तब वो आपका बन जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये टेबल आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। देखो एक लेवल ये रहा, फिर दूसरा लेवल लिटरेट और इलिटरेट हो गया, और फिर तीसरा हो गया गाँव और शहर। ये है आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव बड़ा इजी, नंबर के बेसिस पर आपको समझ में भी आएगा, 20 में से कितने कितने मार्क्स आए, अच्छा 80% मार्क्स वालों को अलग करो, 90 वालों को अलग करो, अच्छा क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, 90% से ऊपर वाले कितने हैं, 80 से ऊपर वाले। तो जब मैं न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर डाटा को बांट देता हूँ, तब वो आपका बन जाता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो बड़ा ही ईजी सा है। देखो 1 लाख से इनकम, देखो कहीं ना जब भी नंबर यूज़ होंगे वहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा। क्लियर है? तो जैसे अब आपका यहाँ पर प्रॉफिट पूछ लिया, मैं यहाँ पर इनकम लिख देता, मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देता, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में आएंगी। तो बेसिकली जहाँ पर भी मैं नंबर के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर रहा हूँ वो है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आ जाता है वेरिएबल। यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। बच्चों को समझ में नहीं आता वेरिएबल क्या। सिंपल लॉजिक, वेरी कर रहा है जो, देखो वेरिएबल बोले तो वेरी कर रहा है, वेरी करना मतलब चेंज करना। तो वो बंदा, वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है और जिसके चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो देखो एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर द टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। सिंपल लॉजिक, सीधी भाषा में जो चीज़ चेंज हो रही है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो है आपका वेरिएबल। क्लियर है? अब जैसे आप सपोज करो आपको बुखार है, ठीक है, डॉक्टर कहता है 3 बार दिन में बुखार चेक करो, तो कई बार बुखार ज़्यादा होता है, बुखार कम होता है, तो वेरिएबल चेंज भी हो रहा है, मैं उसे मेजर भी कर सकता हूँ।
दैट इज वेरिएबल। अब दो तरह के वेरिएबल हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका डिस्क्रीट और एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट बोले तो भाई कहीं भी भाग जाता है, कहीं भी भागने का मतलब आपका फीवर कभी 104 हो सकता है, कभी 102 हो सकता है, कभी 99 हो सकता है, कूदे जा रहा है, उड़ी मारे जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th 1 2 3 10 15 20 अलग अलग है, कोई सीरीज में नहीं है, that is discrete variable. In another word, discrete variables are expressed in the terms of complete number. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, ठीक है, वो हमेशा आपको कंप्लीट नंबर में ही फीचर शो करेंगे। और मे बी सिंपल से दैट वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल आर इन कंप्लीट नंबर्स लाइक 1 2 3 और नॉट फ्रैक्शंस लाइक 1/4 1/2 इस तरीके से नहीं हो सकते। लेकिन इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, अचानक से जंप्स मार मार के इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं रेगुलरिटी है। जैसे आपकी हाइट, भाई आज मैं सो रहा हूँ 5.1 मेरी हाइट हो, तो अगर मैं कल सुबह उठूँ तो क्या मेरी 5.5 हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे घटेगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। तो बेसिकली वेरिएबल्स दैट एज्यूम रेंज ऑफ वैल्यूज आर नॉट इंक्रीज इन जंप बट कंटिन्यूसली और इन फ्रैक्शन। तो जहाँ कहीं आपकी वैल्यू को कंटिन्यूस इंक्रीज मिलता है तब वो आपकी बन जाती है कंटिन्यूस वेरिएबल। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर फ्रैक्शन भी हो सकती है और जो वैल्यू है वो हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ेगी, जंप्स में अचानक से सडन नहीं बढ़ेगी। क्लियर? अभी देखो पीछे मैंने कहा था एक वेरिएबल है और एक एट्रीब्यूट है। देखो अभी एट्रीब्यूट मैंने कहा था ना, पीछे ध्यान रखना, एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स था और वेरिएबल वो चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखो, जो चीज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है वो आपका वेरिएबल हो गया और जो चीज़ क्वालिटेटिव चेंज है, आईक्यू लेवल वगैरह जो है वो आपका क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसे हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। क्लियर मेरी बात? दोनों चीज़ें आपको माइंड में समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है रॉ डाटा। ये रॉ डाटा बेचारा है क्या? रॉ डाटा बोले तो अपना कच्चा डाटा जिसको हमने अभी एनालाइज नहीं किया, जिसको अभी हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, बेचारा जैसा इकट्ठा किया था वैसा का वैसा ही अभी पड़ा है। तो देखो अब मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फ्रॉम का मतलब होता है जिसके ऊपर अभी कोई भी एनालिसिस टूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल टूल अप्लाई नहीं हुआ, जैसा खट्टा लेकर आया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही इकट्ठा करके लाया था, वैसा ही वैसा पड़ा है। इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, मास ऑफ वेरियस आइटम्स, दे आर येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। कहीं ना कहीं अभी इसे ऑर्गेनाइज करना बाकी है, इसके ऊपर मेहनत करना बाकी है। तो देखो कहीं ना कहीं मेरे क्लास के अंदर बच्चे थे, उनका डाटा मैं लिख लाया कि कितने कितने मार्क्स आए, लेकिन अभी मैंने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया। क्लियर है? इसके बाद आपके पास आ जाता है कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। मैंने आपको कहा था ना कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें एक पॉइंट जो इस चैप्टर का है वो बहुत काम आने वाला है। तो बेसिकली आपके पास ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, वरना कहीं ना कहीं ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को दो हिस्सों में बांटते हैं, विदाउट फ्रीक्वेंसी और विद फ्रीक्वेंसी। पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है। सबसे पहले लिखता है विदाउट फ्रीक्वेंसी और एक है आपका विद फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी को FREQ लिख देते हैं। देखो विदाउट फ्रीक्वेंसी का मतलब है जहाँ पर आपके पास ये नहीं बता रखा होता कि वो चीज़ कितनी बार आई, या जैसे अभी आपने ऊपर मार्क्स वाली लिस्ट देखी थी, देखो ये आपने मार्क्स वाली लिस्ट देखी थी, इसके अंदर आपको ये पता नहीं लग रहा कि 30 जो है 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 35 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपको जवाब देती है कितने बच्चों, ठीक है, हाउ मच। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये जवाब दे रही है हाउ मच। ओके, तो आपके पास एक ऐसी सीरीज होगी जहां पर ये हाउ मच वाला जवाब
नहीं होगा। और आपके पास ऐसी सीरीज़ होगी जहाँ पर हाउ मच वाला जवाब होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को इन दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिसके आगे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती और जिसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो सबसे पहले आपके पास जिसके आगे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती वो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। उसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। अकेला आया है, शान से आया है, इसके आगे कोई सीरीज़ नहीं है। तो वो आपको कुछ इस तरीके से होगा। हम सीरीज़ का नाम देते हैं एक्स और कहीं ना कहीं उसके आगे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं भाई 15, फिर 15, फिर 15, 3 बच्चों के 15 आगे, फिर 16, फिर 17। इस तरीके से हम एक लिस्ट बना लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हो गया ओके। ऐसे ही आपके पास दो सीरीज़ और आ जाती है। वो कौन कौन सी है? जिसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई मिलती है। एक आपके पास होता है डिस्क्रीट सीरीज़ और दूसरी आपके पास होती है क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे हम कह सकते हैं। अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक समरी दे रहा हूँ छोटी सी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, x दे रखा होगा 15 और इसके आगे जैसे मैंने लिखा था कि यहाँ पर 15 मार्क्स 3 बच्चों का है, तो मैंने 3 बार 15 मेंशन किया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके आगे लिखा होगा f। अब आपको 15 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 15 लिखोगे ऐसे कि भाई 3 बच्चों के 15 मार्क्स आए। 16 कितने बच्चों के आए? 1। 17 कितने बच्चों के आए? 1। तो आ गया समझ में? फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आपको जवाब दे रही है कितने बच्चों के ये मार्क्स आए। क्लास इंटरवल कुछ नहीं है। क्लास इंटरवल बहुत ही आसान, इसी का एडवांस वर्जन। 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, और भाई 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है ना, 10 से 20 कितने के। अब देखो अपने पास तो 15, 16, 17 का डाटा है, तो 0 से 10 है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 से 10 तो किसी बच्चे के मार्क्स आए नहीं, तो मैंने 0 डाल दिया। और यहाँ पर देखो 10 से 20 में ये तीनों ही आ रहे हैं, 15 भी, 16 भी, 17 भी, तो 3 और 1 4 और 1 5 बच्चों के मार्क्स आए 10 से 20 के बीच में। आ गया समझ में? तो जब फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो ये आपका यहाँ पर x हो गया और ये आपका यहाँ पर f हो गया। लॉजिक समझ में आया? अब कोई ऐसा डाउट जो आपको तीनों में लग रहा, तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो यहाँ पर विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है, और बाकी दोनों सीरीज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। इसे हम विद फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी कहते हैं। तो देखो आपके पास दो तरह की सीरीज़ है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज़। और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की आगे दो टाइप है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, और सीरीज़ विद क्लास इंटरवल। क्लियर मेरी बात? अब आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब हम वैसे थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ेंगे। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जहाँ पर आइटम आर लिस्टेड सिंगली, जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो आपकी डेफिनेशन भी आपको यही लिखनी है। दो सीरीज़ विच आर प्रेजेंटेड इन द टेबल विद सिंगल वैल्यूज़, नो फ्रीक्वेंसी इज़ मैंशनड बियॉन्ड दैट थिंग्स। तो उसके आगे कोई भी ऐसी चीज़ मैंशन नहीं होती। तो उसके बाद लिखता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अब मैं इस नंबर्स को, ये पीछे बेचारे जो मार्क्स थे, मैं इसे दो तरीके से लगा सकता हूँ। या तो आप कह सकते हो भाई रोल नंबर के बेसिस पर, सीरियल नंबर के बेसिस पर। ओके, तो रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं। अब यहाँ पर कितने का मतलब समझ लेना, फ्रीक्वेंसी से नहीं है। देखो मैं 1 2 3 4 लिखता चला गया, ये इसकी कोई नीड नहीं है, ये मेरे लिए वेस्ट है। अल्टीमेट मुझे फोकस करना है मार्क्स पे, और मैं मार्क्स को ही एक्स लिखता हूँ। ओके, तो रोल नंबर 1 2 3 ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, ये इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 30 मार्क्स इसके भी हैं, क्या सीरीज़ के अंदर 30 किसी और के भी है? हाँ, मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये सिंपल सीरीज़ है। तो सीरियल नंबर लिखाओ या रोल नंबर लिखाओ, उससे अपने आइडिया को चेंज मत कर लेना कि सर ने कहा था सिर्फ सिंगल चीज़ मेंशन होगी। यहाँ पर रोल नंबर या सीरियल नंबर लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ आपको ये बता रहा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 पास, इससे अलावा कुछ नहीं बता रहा। इसके बाद आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में भी इस वैल्यूज़ को लगा सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। देखो जैसे मैंने लिख दिया 10 10 10 10, मतलब इसका समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं 4 बच्चों के 10 मार्क्स आए, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनानी थी, तो इसलिए 4 बार मुझे 10 लिखना पड़ा। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आपके पास दूसरी सीरीज आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज कहीं ना कहीं
पिछले वाली सीरीज़ का एडवांस वर्जन है। इंडिविजुअल सीरीज़ कहीं ना कहीं जगह ज़्यादा घेर रही थी, बार बार 4 बार 10 लिखना पड़ रहा था। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ ने कहा कि भाई चलो हम आपका काम आसान कर देते हैं। अब वो आपसे यहाँ पर एक x दे देगा और एक f दे देगा। अब वो आपको लिखेगा कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो हम उसके आगे लिख देंगे 4। ठीक है, इसके बाद हम और देख सकते हैं, देखो 15 1 2 3 4 5 बच्चों के 15 आए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों के 8 बच्चों के आपके 20 आए हैं। तो अगर हम चाहें तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के, 20 कितने बच्चों के आए, 8 बच्चों के। क्लियर। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या होने वाला है वो देखो। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास दो चीज़ों को शो करती है, डिस्क्रीट सीरीज़ और कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले समझें, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स अकर्स इन द सीरीज़। कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई है, कितनी बार आपके 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, कितने बच्चे हैं जिसके 10 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भैया 10 मार्क्स के सामने कितनी वैल्यू लिखी है, ये आपकी क्लास है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो द नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट इटसेल्फ कोरस्पॉन्डिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो 10 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, 15 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, सॉरी 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ये है आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी। टैली बार्स का यूज़ कर सकते हैं हम। टैली बार्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, जब हम रॉ डाटा को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने जो है वो बार्स लगाते चले जाएंगे और उस डाटा को हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है। देखो ये रहा। तो मैंने कहा 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 1 2 3 4 बार लगाता चला गया, तो ये हो गया आपका 4। जैसे ही यहाँ पर 5 हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एक 5 का सेट बन जाता है। तो मैंने कहा था ना 15 बच्चों के 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो 1 2 3 4 और ये बार। ओके, अब 20 8 बच्चों के आए थे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 का सेट हो गया, फिर 6 7 8। ओके, इस तरीके से हम सिंपल इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर देते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। क्लियर मेरी बात, यहां तक कोई डाउट? ओके, इजी है, अब तो दिक्कत नहीं आ रही। इसके बाद आपके पास आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज को दोबारा से डिटेल बताने वाला है। तो कुछ नहीं है, जैसे अब आपके पास ये रॉ डाटा आपको दे रखा है 20 बच्चों का, और मुझसे वो पूछ रहा है कि भाई कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैं भी कुछ इसी तरीके से टैली बार्स की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर लूँगा। तो ये आपका x बन जाएगा और कहीं ना कहीं ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, जिसके बेसिस पर मैं डाटा को एनालाइज करूँगा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ओके चल रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसी का एडवांस वर्जन है, पीछे वाली टेबल में ही समझा देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं भाई सपोज 10 से लेके 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 15 से लेकर 20 कितने बच्चों के आए, 20 से लेकर 25 कितने बच्चों के आए, तब वो आपकी बन जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ओके हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन series. So in this series, items which are not exactly measure the item assume a range of values are placed in the range or limits. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल नंबर ना लिख के एक रेंज लिख देता हूँ। रेंज का मतलब 0 से 10, 10 से 20, रेंज लिख दिया। तो इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे इसी के अंदर डाल देंगे। क्लियर है मेरी बात? बड़ा इजी सा तरीका है। तो यहाँ पर आपका जो x होता है वो ये होता है और जो f होता है वो आपका ये होता है। ओके है। इसके बाद ये छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे। कुछ आपको खास अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो फ्रीक्वेंसी एरे क्या है वो समझो। हियर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल आर डिस्क्रीट शोइंग द रेटिंग बाय द प्रिंसिपल एंड वाई इज़ द वेरिएबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी शोइंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल। तो बेसिकली देखो यहाँ पर जो आपका वाई वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं, देखो एक्स वेरिएबल जो है वो आपको कहीं ना कहीं रोल नंबर या सीरियल नंबर जैसी चीज़ें दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं वो लेकिन फ्लक्चुएट कर सकता है। फ्लक्चुएट का मतलब कैसे,
भाई 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 15 कितने के आए, 16 कितने के आए, 18 कितने के आए, 20 कितने के आए। यहाँ पर ये बेचारा फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या कि ये अलग अलग जंप्स मारकर भी आपको वैल्यू शो कर सकता है। लेकिन जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है वो हमेशा जो है वो डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। देखो x variable does not show discrete value, rather it show range of values of different class interval। तो यहाँ पर आपको जो है वो जंप्स दिखाई नहीं देंगी या एक कंटिन्यूस सीरीज आपको दिखाई देगी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, ये अचानक से जंप कर कर वैल्यूज़ को शो नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी एरे जो आपको डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ शो करता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जो आपको कंटिन्यूस सीरीज़ है, कहीं ना कहीं जो आपको सेम वैल्यू स्टेप बाय स्टेप शो करता है, एक रेंज शो करता है। क्लियर मेरी बात? ये भी 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास ये कुछ सारी चीज़ें आ जाती हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लास किसको कहते हैं? अगर आपने वो सीरीज़ देखी तो 5 से 10, 10 से 15 ये आपकी क्लासेस हैं। क्लास की लिमिट क्या होती है? क्लास की लिमिट होती है ये 5 और ये 10। तो कहीं ना कहीं 5 वाली लोअर लिमिट होती है, छोटी लिमिट होती है, और 10 वाली अपर लिमिट हम कहते हैं। तो 5 से 10 को ले लेते हैं तो 5 जो है वो कहीं ना कहीं लोअर लिमिट है और जो 10 है वो उसकी अपर लिमिट है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका जो है वो डिफरेंस क्या है। तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी को हम आई से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूले में आपको काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद अगर मैं मिड वैल्यू की बात करूं तो भाई दोनों को प्लस करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करो, और किसी भी चीज़ की मिड वैल्यू निकालनी है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। ओके, यही इतना ही था। तो अगर जब आपके पास 5 to 10 है, ठीक है, तो अगर मुझे इसकी क्या करनी है, मिड वैल्यू निकालनी है, तो 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 7.5। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है न्यूमेरिकल पोर्शन का वो हिस्सा जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मतलब समझो, जहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स द आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट। अब ये बड़ी भारी सी लैंग्वेज लग रही है, लेकिन मैं आपको एक ही दम से सिंपल कर देता हूँ। इसे ऐसे समझो, अभी तक हम लिमिट पढ़ते आ रहे हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कुछ इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछूं भाई, अगर किसी बंदे के 14 मार्क्स आए हैं, 14 मार्क्स आए हैं, तो मैं उसे कौन सी क्लास में डालूं? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या सर बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ये आपका इस वाले में आ जाएगा। डन हो गया ना मेरी बात? अब तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब ध्यान से, अगर किसी बंदे के 15 मार्क्स आए हैं तब कौन सी क्लास में डालूं? देखो 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, अब कौन सी क्लास में डालूं? अब तो हो गया ना कंफ्यूजन। अब ध्यान से समझो, एक्सक्लूसिव सीरीज में 15 अगर आ जाए, यानी कि अगर अपर लिमिट मैच हो रही है, तो मैं इसे इस क्लास में डालूंगा। अब मेरी बात समझ में आई? अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या दे रहा है। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हर क्लास इंटरवल अपनी अपर लिमिट को छोड़ देता है। तो यानी कि ये जो 15 वैल्यू आई है ये छोड़ देंगे। छोड़ देंगे का मतलब, अगर आपके पास किसी बच्चे ने 15 मार्क्स स्कोर किए हैं, अगर वो अपर लिमिट के बराबर है, तो वो अपर लिमिट उस वाले जो ग्रुप या क्लास इंटरवल में नहीं आएगा, वो उससे नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में आएगा। अब डेफिनेशन समझ में आ रही है? क्या लिखा है कि एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जो अपनी अपर लिमिट की वैल्यू को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करती। डन? ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास ये रहा, देखो से 15 हैव बीन नॉट कॉर्पोरेटेड इन द 10 to 15। 15 वाली वैल्यू 10 से 15 में नहीं आएगी क्योंकि अपर लिमिट से मैच कर रही है। ये कहाँ आएगी? ये अगले ग्रुप में आएगी। डन? इसके बाद इंक्लूसिव सीरीज, ये थोड़ा सा नया हो गया। अब इसके अंदर सीरीज कैसी है वो समझो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी 10 to 14, ये हम यही देख ही लेते हैं। 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34।
अब इसके अंदर ध्यान से देखो, समझने की बात, अभी पिछले वाली सीरीज़ और इस सीरीज़ में क्या फ़र्क है। वहाँ पर देखो, यहाँ दोनों में 15-15 था, लेकिन यहाँ दोनों में वैल्यू अलग अलग है। अब आप यहाँ समझो, वहाँ तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी कि भैया 15 आ गया तो कौन सी क्लास में डालूं। यहाँ तो कन्फ्यूज़न का मैटर ही ख़त्म हो गया। देखो 15 है ही सिर्फ एक ही क्लास में दिखाई दे रहा है तो इसी में आएगा, और अगर 14 दिखाई दे रहा है तो उस बेचारे के लिए कोई जगह ही नहीं बची, वो इस क्लास में आएगा। तो जब कोई वैल्यू अपनी अपर और लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड कर लेती है, तब वो आपका बन जाता है इंक्लूसिव सीरीज। और एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट। तो वो सारी की सारी आइटम्स को इंक्लूड कर लेती है, अपर लिमिट को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है, तब वो आपकी बनती है इंक्लूसिव सीरीज। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कि अगर मुझे बहुत जो भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस करने, जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव सीरीज पर लगते हैं। इंक्लूसिव सीरीज पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इस बात को याद रखना। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसे कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी पड़ती है। ओके है मेरी बात? सारे बड़े फॉर्मूले एक्सक्लूसिव सीरीज पर अप्लाई होते हैं। ओके, तो देखो ये वाली सीरीज ही दे रखी है। अब इस वाली सीरीज के अंदर हमें क्या करना है वो समझो। अब कैसे हमें कन्वर्ट करना है, अब हम इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस लेंगे, 10 to 14, 15 to 19। ओके, ये आपके पास दो सीरीज है। अपर लिमिट, एक क्लास ये हो गई और दूसरी क्लास ये हो गई। तो एक क्लास की अपर लिमिट, एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। कितना डिफरेंस है? 14 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? एक का। अब इस एक को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आधा कर देंगे। क्लियर? तो आपके पास आ जाएगा 0.5। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब देखो, तो अभी हमने क्या किया, 10 से 14 था, 15 से 19 था, हमने बीच का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों के डिफरेंस आया 1, डिवाइड कर दिया हमने उसे 2 से, दैट इज 0.5। अब हमें कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है, यानी आधा माइनस करना है और आधा प्लस करना है। तो जब मैं 10 में से 0.5 माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 9.5, और उसके बाद 14 के अंदर 0.5 प्लस करूंगा, अपर लिमिट में प्लस करना था, तो आपके पास आ जाएगा 14.5। अब मैं 15 में से, लोअर लिमिट है ना, माइनस करना है 0.5, माइनस करना है 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 14.5, और दूसरे वाले अपर लिमिट में प्लस करना है, दैट इज़ 19.5। हो गया? ओके, तो कहीं ना कहीं आधा माइनस किया, आधा अपर लिमिट में प्लस किया। अब आपकी ये सीरीज़ देखो कहीं ना कहीं बन गई ना एक्सक्लूसिव सीरीज। बड़ा इजी तरीका है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। तो देखो कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं। अब इंक्लूसिव सीरीज वो जो चीज़ अपने आप को अंदर इंक्लूड कर ले, यानी अपनी जो है अपर लिमिट को इंक्लूड कर ले, और एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब जो अपनी अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दे। तो नाम से ही इसके बीच में आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको क्लियर कट समझ में ना आए। In case of exclusive series, upper limit of the class interval is the lower limit of other class interval। तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, तो 10 to 15, 10 to 15 और 15 to 20। तो वो कह रहा है कि भैया जी लोअर लिमिट एक क्लास की और अपर लिमिट दूसरी क्लास की वो कहीं ना कहीं सेम होती है, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। वो द 10 to 14 होती है और दूसरी वाली अलग होती है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होती है, 10 to 14 और 15 to 19। तो कहीं ना कहीं देखो वो कह रहा है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं होती। इन एक्सक्लूसिव सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड।
अभी अभी हमने यही पढ़ा कि अपर लिमिट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते तो एक्सक्लूसिव, और अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज इज़ यूजफुल वेदर इट इज़ इन कंप्लीट नंबर और डेसिमल, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज इज़ यूजफुल व्हेन ओनली इन कंप्लीट नंबर। इंक्लूसिव सीरीज कहीं ना कहीं तब फ़ायदेमंद होती है जब वो कंप्लीट नंबर में होती है, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कंटिन्यूइंग can be done in all cases under exclusive series. However, facility of counting, it becomes necessary to convert inclusive series into एक्सक्लूसिव। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास काउंटिंग की बातें हो रही होती हैं या मुझे कोई चीज़ के ऊपर फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना पड़ता है तो मुझे कहीं ना कहीं उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ओके, इसके बाद ये आपकी इजी सीरीज़ है। ओपन एंड सीरीज़ का मतलब जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है। अभी जैसे 0 to 5 था तो हमने बांध दिया था कि भाई 0 से 5 तक की वैल्यू आएगी, लेकिन बिलो 5 लिखने का मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसका भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर माइनस में तो मार्क्स आ ही नहीं सकते, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो माइनस में भी मार्क्स आ सकते हैं। और 20 और अबव का मतलब भाई 20 से ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स है वो, तो इस सीरीज़ के दोनों सिरे जो हैं वो खुले हुए हैं, इसलिए हमने इसे ओपन एंड सीरीज़ कहा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ वैसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेल पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, क्यूमुलेटिव का मतलब कहीं ना कहीं होता है टोटल करना। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, टोटल करना। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जब मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देता हूँ तब वो आपकी बन जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। In this series, frequencies are continuously added to each other in the class interval in the series. तो कहीं ना कहीं मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करता चला जाता हूँ क्लासेस के मुकाबले, तो वो आपकी बन जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो ये आपकी देखो सपोज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और जब मैं इसे ऐड करता चला जाऊँगा तब वो आपकी बन जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसे दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट। देखो ध्यान से, जब मैं अपर लिमिट के बेसिस पर क्लासेस को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ एक तरीका, दूसरा क्या होगा जब मैं लोअर लिमिट के बेसिस पर क्लास इंटरवल को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है, जब अपर लिमिट लिख रहा हूँ, देखो अपर लिमिट ले रहा हूँ तो भाई 10 से कम, इसको ऐसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इसको ऐसे समझते हैं 10 से कम कितने मार्क्स है, 15 से कम कितने मार्क्स है, 20 से कम कितने मार्क्स है, 25 से कम कितने और 30 से कम। क्लियर मेरी बात। तो देखो अपर लिमिट ले रहा हूँ तो उससे पीछे की बातें कर रहा हूँ, लेस देन लिखता जा रहा हूँ। ओके, और अगर जब मैं लोअर लिमिट ले रहा हूँ, 5 वाली लिमिट ले रहा हूँ, तब क्या लिखूंगा, 5 से ज़्यादा कितने मार्क्स आए, 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो ये आपकी बन जाती है मोर देन सीरीज। क्लियर मेरी बात। इसके बाद आपके पास लेस देन सीरीज़ 10 से कम। देखो मैं कन्वर्ट करना भी सिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। ओके, देखो मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखा रहा हूँ। लेस देन सीरीज़ बनाते कहते हैं, मैंने आपसे कहा भाई लेस देन 10, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, ये 10 है, इससे कम बात कर रहे हैं, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए। देखो 10 से नीचे कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो हम मान रहे हैं कि सिर्फ 3 बच्चों के मार्क्स आए। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ भाई 15 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो ये सारे बच्चों के मार्क्स 15 से कम है, तो यानी कि 8 तो ये है ही है और ये 3 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 + 3 दैट इज 11। अब मैं आपसे अगली वाली सीरीज में पूछने वाला हूं भाई 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है, तो ये सारे जो पीछे बच्चे हैं इनके 20 से कम ही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास आ जाएगा। तो 9 + 8 + 3 दैट इज 20। ओके हो गया, आया समझे। अब 25 से कम, मैं पूछूं 25 से कम, ये सारे वाले बच्चे पीछे वाले 25 से कम ही हुए ना, तो 4 ये और बाकी ये, तो 24 और अगले वाला 28। क्लियर मेरी बात, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मोर देन वाला और भी इजी है। देखो मोर देन में आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने मोर देन में आपसे पूछा भाई मोर देन बताओ। अब मैंने कहा कि भाई 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है, 5 से ज़्यादा पूछूँ तो ये सारी की सारी सीरीज़ जो है ये 5 से ज़्यादा ही शो कर रही है। ध्यान से समझना, मैंने पूछा 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, भाई 5 से कम कुछ है ही नहीं, तो ये बाकी सारे बच्चों के मार्क्स 5 से ज़्यादा ही हुए ना, तो अगर जब मैं इन सब का टोटल कर दूंगा तो वो आपका आ जाएगा 5 से ज़्यादा, मोर देन 5। देखो ये आ गया आपके पास 28। ओके,
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो 10 से ज़्यादा पूछ रहा हूँ तो 10 से कम वालों को छोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 से कम कितने थे 3, तो 28 में से 3 छोड़ दूंगा तो कितने बचे 25। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 15 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है, तो इन बेचारे दोनों को छोड़ना पड़ेगा ना, तो 25 में से 8 बच्चों को और छोड़ना पड़ेगा, तो 25 में से 8 बच्चों को छोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं आपके पास 17। अब मैं कह रहा हूँ 20 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो इसके अंदर 9 बच्चों को और छोड़ना पड़ेगा, और जब मैं देखो 9 बच्चों को और छोड़ दूंगा तो 8, और फिर 4 बच्चों को और छोड़ दूंगा तो वो बचेंगे 4। क्लियर मेरी बात? इजी है बिल्कुल। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप 5 मिनट में ये सीरीज बना सकते हो, कभी भी गलती नहीं होगी। बस क्रैम मत करना, कंसेप्ट समझाने के लिए मैं हूँ। कोई दिक्कत आ रही है मुझे टेलीग्राम कर दो, मैसेज कर दो, मैं आपको दोबारा चाहे तो क्लास लेकर समझा दूंगा, लेकिन क्रैम मत करना। ओके। मिड वैल्यू सीरीज में आपको बता चुका हूँ। मिड वैल्यू का मतलब 0 to 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 10 to 20 के बीच की मिड वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो मुझे मिड वैल्यू सीरीज को क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल सीरीज बनाना पड़ेगा। फिर से वही इजी क्वेश्चन है। देखो मिड वैल्यू का मतलब क्या है, अब की बार आपके पास क्लास इंटरवल ना देकर उसकी मिड वैल्यू दे दी है 5, 15, 25 और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 6, 11, 9, 6, 11, 9। फिर मैंने कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कौन सी सीरीज चाहिए, मैंने कहा था एक्सक्लूसिव। तो अब इस मिड वैल्यू सीरीज को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले 2 मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ले लो। 2 मिड वैल्यू के बीच 5 और 15 के बीच का डिफरेंस, तो 15 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। फिर से वही आधा कर दो, आ गया ना। तो ये हो गया आपका 5, आ गया ना 5 वैल्यू आधा करने के बाद डिवाइडेड बाय 2। फिर वही कहानी, एक बार इसमें से माइनस कर दो, एक बार इस मिड वैल्यू में प्लस कर दो। तो 5 - 5 करूंगा तो 0, 5 + 5 करूंगा तो 10, 15 - 5 करूंगा तो 10 और 15 + 5 करूंगा तो 20। ऐसी 25 में से 5 माइनस करूंगा तो 20 और 25 में 5 प्लस करूंगा तो 30। बन गई ना सीरीज 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। बड़ा ही ईजी तरीका है। स्टैट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हो। क्लियर? ये थी हमारी सीरीज़ और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और ज़्यादा कोई स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मेरा लिंक उसके अंदर मेंशन है। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिएगा। कोशिश जल्दी रहेगी कि मैं अकाउंट्स और बिज़नेस की भी आपकी वीडियोस की देता रहूं, ताकि आपके सितंबर एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चलती रहे। थैंक यू।